नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनावी चेकलिस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो 2020 में एक अप्रत्याशित घटना घटी। द प्लूरल्स पार्टी नाम की एक संगठन का गठन पुष्पम प्रिया चौधरी ने किया। बहुत ही जुझारू और क्वालिफाइड उम्मीदवार थे। उन्होंने खुद को बिहार का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित किया। पुष्पम प्रिया की बेसिक पढ़ाई ब्रिटेन से हुई थी और ब्रिटेन से उन्होंने गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई की थी। लेकिन या तो बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाए या बिहार उनको डिजर्व नहीं करता था। बिहार की त्रासदी है कि बिहार की डेमोक्रेसी कब ऑटोक्रेसी में बदल गई ये किसी को पता नहीं चला। जितने भी विकसित राज्य हैं उनमें ज़्यादातर साउथ के अगर स्टेट्स की बात करें तो उनमें 5-5 साल पे सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद यादव की सरकार रही और उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार रही। हालांकि अपनी परिचर्चा की शुरुआत में मैंने पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम लिया। मेरा उद्देश्य वो नहीं था। मेरा उद्देश्य आज एक उभरती पार्टी जन स्वराज के बारे में अपने विचार व्यक्त करना था। तो जन स्वराज को शुरू करने से पहले जन स्वराज के बारे में उसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर जो उसके संयोजक हैं उनके बारे में कुछ परिचर्चा करने से पहले मैं बिहार की राजनीति की परिचर्चा और उसके इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला की नई पौध जन स्वराज के बारे में चर्चा करना आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि जहां सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई, जहां पहली बार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के हित की चुनी हुई सरकार की बातें साकार हुई। बाद में बिहार से ही डेमोक्रेसी वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में और खासकर यूरोप में काफी पॉपुलर हुआ। यह वह धरती है जहां सत्य और अहिंसा की राजनीति की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुई एक बौद्धिक और राजनीतिक क्रांति हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। अब महत्वपूर्ण यह है कि जन स्वराज ने वहीं से शुरुआत की है जहां से महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने महात्मा गांधी को जो सीख दी थी कि भारत में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत को समझना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि जन स्वराज ने वहीं से शुरुआत की है जहां से महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ था। भारतीय राजनीति में प्रवेश का जो रास्ता था वो था लोगों को समझना। तो प्रशांत किशोर का पूरे बिहार प्रदेश में पदयात्रा उस प्रक्रम का मैं एक हिस्सा मानता हूं। उनकी उनका जो राजनीतिक पदार्पण हुआ, प्रशांत किशोर एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार से और चुनावी रणनीतिकार से कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में बिहार में आए हैं। हालांकि वो बिहार के हैं लेकिन उनकी कर्मभूमि ज्यादातर बाहर ही रही है। और प्रशांत किशोर की चर्चा सर्वप्रथम 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरुआत हुई। अब जहां तक अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि महात्मा गांधी के समय का जो बिहार था और आज के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। परिस्थितियां बदली हैं एवं नई संचार क्रांति ने प्रचार प्रसार का एक नया आयाम दिया है। प्रशांत किशोर एक आशा के साथ और एक नए जोश के साथ नजर आते हैं। अपराध और जाति की राजनीति के लिए यह एकदम नई बात है। बिहार के चुनाव को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना चुनावी रणनीतिकार समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। हालांकि मैं किसी विचारधारा और व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूं, किंतु मेरा मानना है कि जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया है और जिन मुद्दों की वो चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे आज प्रासंगिक हैं। और वो प्रासंगिक ही नहीं है, वो भूतना
वो न तो भूतों न भविष्यति की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर आप प्रशांत किशोर की जाति को छोड़ दें तो वे उनमें सारी विशेषताएं हैं जो बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए और उसके विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बिहार के युवा राजनीति में कितने भी नेता हैं, वे सब परिवारवाद के देन हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी की बात हो, तेजस्वी यादव जी की बात हो, या अन्य किसी की भी बात हो, इनका एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि इनका परिवार और इनकी राजनीतिक पार्टी दोनों में अंतर नहीं है। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। अब जो प्रशांत किशोर जी में शिक्षा, अनुभव एवं राजनीतिक समझ है, उस जैसा अभी मुझे कोई बिहार में कोई नेता नजर नहीं आता है, या प्रशांत किशोर के आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। उतना राजनीतिक अनुभव, सूझबूझ और एक दूरदर्शिता जो उनकी बातों में झलकती है। अब आज की राजनीति में आप प्रशांत किशोर का सिर्फ इसलिए विरोध कर सकते हैं कि वो एक सवर्ण जाति से हैं। बाकी उनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है, या वो जो भी मुद्दे रख रहे हैं या विकास की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, उसके एवज में उनके खिलाफ कोई बात की जा सकती है। बिहार में जन सुराज की जब स्थापना हुई है तो उन्होंने एक बिहार के विकास के लिए पूरा एक रोड मैप बताया है, और वो रोड मैप प्रशांत किशोर के पास है। हालांकि वो कितना सक्सेसफुल होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि मैं प्रशांत किशोर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, तथापि इंटरनेट के माध्यम से जो वीडियोज आती हैं तो उनके विचारों और उपलब्धियों और उनकी महत्वाकांक्षाओं से मैं परिचित हूँ। प्रशांत किशोर जो कोई भी मुद्दे आज के डेट में उठा रहे हैं, उसे सभी राजनीतिक दल असहज हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। क्योंकि वो बिहार का अगर विकास नहीं हुआ है, या बिहार विकास में अगर फिसड्डी रह गया है, बीमारू राज्य की श्रेणी में है, तो 10 साल से तो 15 साल से तो उन 1-2 सालों को छोड़ दें तो केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष राज्य की मांग हो। इवन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की, वो भी ठुकरा दी गई। तो प्रशांत किशोर जो भी बातें कह रहे हैं, उन बातों से पक्ष और विपक्ष दोनों लोग असहज हैं। और वो पक्ष और विपक्ष दोनों ये बातें जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, अगर वो बिहार की जनता तक पहुंच गई, या बिहार की जनता अगर उस बात को समझ गई, तो फिर इन परिवारवादी पार्टियों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, वो बिहार की अस्मिता, बिहार की गरिमा और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का राष्ट्रीय जनता दल से यह सवाल कि अगर आप जाति की राजनीति कर रहे हैं तो यादव जाति के सबसे काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करिए, अगर जाति की ही राजनीति करनी है। तो ये बात राष्ट्रीय जनता पार्टी को असहज कर रही है, और असहज होने वाली बात भी है इसमें। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, उसका जवाब जिस सौम्यता से और जिस तीखेपन से प्रशांत किशोर दे रहे हैं, वैसा किसी और के बस की बात नहीं है। 15 साल से बीजेपी और जेडीयू का शासन बिहार में रहने के बावजूद अगर जंगल राज की परिचर्चा हो रही है, तो यह साबित करता है कि उनके आत्मविश्वास में कमी है। और ये आत्मविश्वास की कमी और डर को इस तरह दर्शा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए तुरूप के एक प्रधानमंत्री हैं। अभी उनका दौरा उस परिस्थिति में हुआ जब भारत पे पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का दौरा यह दर्शाता है कि जो राज्य की बीजेपी और जेडीयू की टीम है, उसमें कितनी असहजता है, वो कितने डरे हुए हैं इन चीजों से। अब जन सुराज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत किशोर आज ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर है। यह उनकी सफलता है या असफलता, यह तो समय बताएगा। लेकिन मेरा मानना है, मुझे डर इस बात का है कि बिहार की राजनीति की प्राथमिक पाठशाला चौक चौराहों से शुरू होती है, जो छुटभैया नेता उसके प्राध्यापक होते हैं। अब
तो बिहार की राजनीति की जो चर्चा होती है वो चौक चौराहों पे चर्चा होती है, और चौक चौराहों पे जो छुटभइये नेता या जो पार्टी कैडर के नेता चर्चा करते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर आबादी अनपढ़ है। ऐसे में चूंकि जन स्वराज की पहुंच अभी तक उन चौक चौराहों तक नहीं हो पाई है, तो उनकी जो राजनीतिक पाठशाला के गुरु हैं, चौक चौराहों के जो राजनीतिक पाठशाला के गुरु हैं, उन तक वो बात अपने नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या इस पार्टी के विकास के क्रम में मुझे जो नजर आ रही है। अब प्रशांत किशोर के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो एक चुनौती यह है कि वो जो बिहार के बुद्धिजीवी हैं, जो बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो वोट तो नहीं देते हैं लेकिन चुनावी परिचर्चा जरूर करते हैं, तो उनका ये मानना है कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल का रिजेम्बलेंस होने लगता है। कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन हो गया, लोग उससे डरे हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लोग बहुत प्रभावित थे, उनको लगता था कि एक नई क्रांति की शुरुआत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में असफल हुए, या मीडिया तंत्र के द्वारा जिस तरह उनको असफल घोषित किया गया, वैसी परिस्थिति में लोगों को यह लगता है कि प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जो ख्वाब और सपने दिखा रहे हैं लोगों को, वो अरविंद केजरीवाल से ही मिलते जुलते हैं। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हस्ती गिरती जा रही है और उनके विचार भी गौड़ होते जा रहे हैं, इसलिए बिहार में इस बात की भी चर्चा है कि कहीं प्रशांत किशोर की हालत अब के अरविंद केजरीवाल जैसी ना हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जन स्वराज की सफलता और राजनीतिक विकल्प तलाशते बिहार में एक नई आशा है। क्योंकि स्थिति बिहार में यह है कि दूल्हा एक ही है, सोहबलियां बदलते चले जाते हैं, कभी वो सोहबलिया राष्ट्रीय जनता दल हो जाती है, तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। तो ऐसे हालत में विकल्प की तलाश में लोग हैं, और मुझे लगता है कि जन स्वराज एक अच्छी विकल्प है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मुझे वो बौद्धिक परिचर्चा जब मैं सुनता हूँ प्रशांत किशोर की, तो उसमें एक नयापन और बिहार को लेकर के एक गर्व का सा महसूस होता है। प्रशांत किशोर ये नहीं कहते हैं कि दिल्ली और तमिलनाडु की फैक्ट्रियां इसलिए चल रही हैं कि बिहार के मजदूर वहां काम कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की विचारधारा नहीं है और इस तरह की सोच नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक अलग ढर्रे की राजनीति करना चाह रहे हैं, और यदि वो उसमें सफल हुए तो बिहार के लिए स्वर्णिम भविष्य जैसा होगा। यदि एक एक पल के लिए मान लिया जाए कि जन स्वराज असफल भी हो जाती है, तो जन स्वराज की आंशिक सफलता भी अगर होती है और आंशिक रूप से भी अगर जन स्वराज सफल होती है और विधानसभाओं में एक सशक्त बिहारी अस्मिता की बात होगी, तो एक सशक्त अस्मिता का पुनर्जागरण का प्रक्रम स्टार्ट होगा। अब प्रशांत किशोर की सफलता और विफलता बिहार के भविष्य के लिए एक निर्णायक होगी, मेरा मानना है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो तमाम बिहारी जो बाहर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, राज्य के बाहर या देश के बाहर विदेशों में जाकर के बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, एक अच्छी रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति को सफल भी करते हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर फेल्योर हो गए, तो सिर्फ ये प्रशांत किशोर का फेल्योर होना नहीं होगा, ये बिहार के तमाम युवा जो बिहार में लौट करके बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक कुछ आकांक्षाएं हैं, वो सब धूमिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर पूर्णतः सक्सेसफुल हो या नहीं हो, लेकिन आंशिक सफलता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आंशिक सफलता होगी, अगर विधानसभा में उनकी उपस्थिति होगी, तो मेरा मानना है कि एक सशक्त नेता के रूप में वह बिहार के लोगों के आशाओं और उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की होगी कि वह बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ तो नहीं होने देंगे और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मुझे नहीं लग रही है जिससे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो बिहार के भविष्य के लिए प्रशांत किशोर का और जन स्वराज का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी राजनीतिक दुकानों के बीच जब लोकतंत्र अपनी पहचान परिवार तंत्र के सफलता के कारण खोता जा रहा है, तब जन स्वराज का लक्ष्य और उनकी सफलता भविष्य के लिए एक नया आयाम गढ़ेगी। मेरी उम्मीद है कैसा होगा, शुभेच्छाओं के साथ, नमस्कार।